हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी बच्चों। सही है। तो बच्चों हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया है मिक्स सीरीज। इसका फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। सही है। काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप हमें प्लीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीजिए अपनी तरफ से जो आपको लगते हैं कि आपके हमारे जो बोर्ड एग्जाम में उसमें आ सकते हैं। सही है। तो बच्चों हमने ये सीरीज भी शुरू की है क्योंकि आपको पता होगा कुछ ही समय में बच्चों आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सही है। हमने रिवीजन भी शुरू कर दिया है, लाइव रिवीजन आपको मिल रहा होगा अलग अलग टीचर्स से। मैंने भी लाइव रिवीजन लिया है बायोलॉजी का। सही है। तो बच्चों आई होप आप सभी बच्चों को जो जितनी भी मटेरियल हम दे सकते हैं प्रोवाइड करने के लिए, जितना हम अपना एफर्ट लगा सकते हैं प्रोवाइड करने के लिए बच्चों, वो सब हम कर रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ बात है आपके एफर्ट्स की। आपको भी अपनी तरफ से जी जान लगानी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपने एग्जाम में मार्क्स को सुधारने के लिए। सही है। और यही मार्क्स डिसाइड करेंगे बच्चों कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या आपको आपके फ्यूचर में जो चीज़ आपको अचीव करनी है, जो भी चीज़ आपको फील्ड चूज करनी है, उस चीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा, उस चीज़ में आप आगे बढ़ पाओगे या नहीं। सो बच्चों मेहनत अपनी पूरी रखनी है। मैंने पहले से ही आपको बोला था कि अपने पढ़ाई को 4th गियर में रखना, 4th या 5th गियर में रखो बच्चों। सही है। जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। सही है। फेब में ही आपके एग्जाम है बच्चों, बहुत जल्दी इस बार एग्जाम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एनईपी लागू होने वाला है उसकी वजह से। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी हमारी तरफ से। हम लोग बात करें बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के, तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं मेरी तरफ से। सही है। हम लोगों ने बात करना शुरू किया था बायोलॉजी का, 12th बायोलॉजी का, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर 2 वीडियो बनाए थे थोड़े छोटे छोटे, और उसके अंदर मैंने आपको अपनी तरफ से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी, वो मैंने आपको बताई थी। और मैंने ये भी बोला था कि क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। क्वेश्चंस अलग मतलब उसके क्वेश्चन आने का फॉर्म डिफरेंट हो सकता है, उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, पर उसका आंसर वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। समझ रहे हो? तो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से उसे फ्रेम किया जा सकता है, बट आपके आंसर्स वही होंगे जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियोस में। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के वीडियोस है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ। पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सिखाने या पढ़ाने नहीं आया हूं, क्योंकि ऑलरेडी 12th बायोलॉजी हमने 2 बार कंप्लीट की है, एक हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के चैनल पर और एक हमारे जेआर कॉलेज के चैनल पर। 12th बायोलॉजी पूरी कंप्लीट की है, पूरी पढ़ाया मैंने 2 बार। तो मैं यहाँ पर पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ यहाँ पर यह डिस्कस करने आया हूं बच्चों की कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा वेट कैरी करते हैं किसी भी लेसन का। आज हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों सेकंड लेसन, जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ये बच्चों इस लेसन का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया है, दिस इज द पार्ट 2, लेट मी राइट इट, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन। सही है। तो इसके पहले भी इसी लेसन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए थे, तकरीबन 4 क्वेश्चंस मैंने वहां पर आपको समझाए थे। सो इस लेक्चर के अंदर भी हम लोग ऐसे ही 3-4 क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और एडिशनल मैं बता सकता हूं तो वो भी आपको बताऊंगा, पर यहां पर मैं कोई आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। सही है। तो ये मत उम्मीद करना कि सर सबके आंसर्स हमें बताओ, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा ये सारी चीजें, पर क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, कैसे आंसर लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। चलेगा? चालू करें बच्चों। ठीक है। एक और बात, अगर आपको कोई भी डाउट, किसी भी गाइडेंस की जरूरत हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई भी जरूरत हो बच्चों, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे आप अपने डाउट्स मुझ तक पहुंचा सकते हो। देखो कमेंट सेक्शन में फोटोज भेज सकते, फोटोज नहीं भेज सकते। अगर मान लो आपको कोई डाउट होगा, मैं आपको लिख कर समझा दूंगा, वो इंस्टाग्राम पे पॉसिबल है, वो कमेंट में पॉसिबल नहीं है। मैं आपको वॉइस मैसेज के साथ, वॉइस नोट के साथ भी आपको समझा सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाना, फॉलो भी कर लेना बच्चों मुझे, हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स का जो हैंडल है उसे भी फॉलो कर लिया करो। सही है। क्योंकि काफ़ी सारे अपडेट्स वहाँ पर आपको मिलते हैं, तो कोई भी अपडेट्स आपसे मिस नहीं होंगे। चलेगा बच्चों? ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, छोटे से वीडियो को, ज़्यादा बड़ा वीडियो होने नहीं वाला पहली बात तो। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे लेसन नंबर 2 से बिलोंग करता है, दैट इज एक्सप्लेन द ओवेरियन साइकिल विथ इट्स डिफरेंट फेजेस। सही है। और ये क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स के लिए तो पूछा ही जाएगा, और इसके बीच बीच में सब क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। समझ रहे हो? 3 मार्क्स के लिए पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा अगर पूरा पूछा गया तो। अगर छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं तो 2-3 मार्क्स के लिए भी पूछे, 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए भी इसमें से अंदर से कुछ चीजें पूछी जा सकती है। तो मैं आपको पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उस टॉपिक को पूरा पढ़ना, उसके ऊपर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है। सही बात है। सो बच्चों हमें बात करनी है ओवेरियन साइकिल की। ओवेरियन साइकिल को ही हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं।
सही है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था। अब ये मत बोलना कि सर आपने ओवेरियन साइकिल तो पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही ओवेरियन साइकिल कहते हैं। और आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू एक्सप्लेन द ओवेरियन साइकिल। मतलब आपको डायग्राम तो बनाना ही है, वो चार्ट जो मैंने आपको बनाकर सिखाया था लेक्चर के अंदर, वो चार्ट तो आपको बनाना ही है, पर वो चार्ट आपको एक्सप्लेन क्या करना चाहता है, वो चार्ट आपको बता क्या रहा है, उसको आपको सर्टन पॉइंट्स के अंदर, अगर 3 मार्क्स का है तो कम से कम 6 पॉइंट्स के अंदर यू हैव टू एक्सप्लेन दैट चार्ट टू। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, चलो आ जाओ बात करते हैं। देखो बहुत सारे अलग अलग पीरियड्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड, सही बात है। उसके बाद कौन सा आपका पीरियड होता है, यहाँ पे हर एक चीज मैंने बताई थी ना जब हम लोग ने लेक्चर पढ़ा था, तो हम लोग अलग अलग हार्मोन्स के बारे में बात करते थे, जैसे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर हम लोग इनका क्या इफेक्ट होता है आपकी ओवरीज के ऊपर, उनकी बातें करते थे। फिर ओवरीज रिलीज करती थी बच्चों ईस्ट्रोजन, उस ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी कितनी है उसके बारे में बात करते थे। फिर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता था, सही बात है। और लास्ट आपका एंडोमेट्रियम की वॉल, एंडोमेट्रियम की वॉल, सही बात है। इनके बारे में हम लोग बात करते थे पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सबसे पहला जो फेज होता है बच्चों वो होता है मेंस्ट्रुअल फेज, सही है। सबसे पहला फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज में होता क्या है, इस फेज में बच्चों आपका जो एंडोमेट्रियम वॉल है, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है किसी भी फीमेल के अंदर, वो शेड हो रहा होता है। समझ रहे हो, ये क्या होता रहता है, शेड होता रहता है, मतलब टूटता रहता है। ये जो फेज है ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज तक चलता है। कब तक चलेगा बच्चों, ये 4 to 5 डेज तक चलेगा, समझ रहे हो। तो यहां से आपकी जो वॉल है एंडोमेट्रियम की वो क्या होने लगती है बच्चों, शेड होने लगती है ड्यूरिंग दिस फेज। और इसी फेज में नए साइकिल की तैयारी भी शुरू होती है। मतलब आपके LH का जो क्वांटिटी है, मतलब LH का जो हार्मोन है वो धीरे धीरे उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती है, कॉन्सेंट्रेशन। FSH का और LH का भी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता रहता है। नाउ आप सभी को पता है FSH और LH क्या है, ये एक ऐसे हार्मोन्स हैं जो ओवरी की डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। तो मान लो यहाँ पे छोटा सा ओवरी है, फिर ये होगा प्राइमरी oocyte, फिर ये कंप्लीट होगा सेकेंडरी oocyte, लास्ट में आपका बनेगा टर्शरी oocyte। ऐसे डेवलपमेंट होती है, ऐसे डेवलपमेंट होती है बच्चों, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले आपका प्राइमरी oocyte, इसके अंदर प्राइमरी ओगोनियम, फिर आपका सेकेंडरी oocyte, फिर आपका टर्शरी oocyte, और लास्ट में आपका ग्रेफाइन फॉलिकल बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। होता क्या है बच्चों, जैसे जैसे सुनो, जैसे जैसे आपका फॉलिकल बड़ा होने लगता है, जैसे जैसे आपका फॉलिकल इंक्रीज होता है बच्चों, ये फॉलिकल क्या रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन। ये फॉलिकल क्या रिलीज करता है बच्चों, ईस्ट्रोजन। जब छोटा रहेगा तो कम ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा, जब बड़ा रहेगा तो ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा, समझ में आई बात। और बड़ा होगा तो और ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा, समझ में आई बात। तो धीरे धीरे बच्चों आपका जो ईस्ट्रोजन है इसकी भी लेवल इंक्रीज होते जाती है, धीरे धीरे इसकी भी लेवल इंक्रीज होने लगती है। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये जो FSH और ये जो LH है ना, इनका नेगेटिव फीडबैक आता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया है, पढ़ाया है। इस नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जितनी ज्यादा इसकी क्वांटिटी हो रही है, अब देखो क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, एक ऐसा लिमिट आएगा बच्चों जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी आपके FSH और LH की। तो उसके बाद होता क्या पता है, होता क्या पता है, यहां से जो ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है ना, ये ईस्ट्रोजन ही जाएगा और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में इसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए बोलेगा। तो उस टाइम पे आपके FSH और LH की क्वांटिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। जब FSH और LH की क्वांटिटी कम होगी तो आपके जो आपका फॉलिकल है, जो आपका ओवरी के अंदर जो फॉलिकल प्रेजेंट है बच्चों, क्या वो सस्टेन कर पाएगा, क्या वो रह पाएगा, नहीं। तो उसके अंदर जो आपका ओवम प्रेजेंट होता है ना बच्चों, वो फर्ड जाता है, वो बास्ट, ये आपका बर्स्ट हो जाता है आपका ग्रेफाइन फॉलिकल, और उसके अंदर से आपका ओवम रिलीज हो जाता है, ये आपका ओवम रिलीज हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं ओवैल्यूएशन। दिस स्टेप इज नोन एज ओवैल्यूएशन, समझ में आई बात। और इस फेज को हम लोग कहते हैं आपका डेवलपमेंट फेज, आप कह सकते हो, ठीक है, या फिर आपका ओवेरियन फेज, ओवेरियन साइकिल, सही बात है। ये आपका फेज चल रहा है। नाउ लास्ट में क्या होगा, देखो जैसे ये निकल गया, ये जो आपका बचा हुआ पोर्शन है, ये जो है ना, ये आपका ऐसा बचा हुआ पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। दिस स्टेप, दिस इज नथिंग बट कॉर्पस ल्यूटियम, सही बात है। अब मुझे यहां लिखना नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें ड्रॉ करनी है। अब देखो ईस्ट्रोजन बच्चों धीरे धीरे बढ़ रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, सही बात है, धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ये फट गया, अब आपका ग्रेफाइन फॉलिकल ही नहीं बचा, तो आपका ईस्ट्रोजन की जो ये है क्वांटिटी है बच्चों, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी,
कम होने लगेगी, धीरे धीरे नीचे होने लगता है। और अब देखो यहां से ओवम निकला है, ओवम को मेंटेन करने के लिए कुछ तो जरूरी है, कुछ तो जरूरी है बच्चों ओवम को मेंटेन करने के लिए। तो यहां से ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है बच्चों, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। मतलब प्रोजेस्टेरॉन अभी तक रिलीज नहीं हुआ था, अभी तक एकदम नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना आपका प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गया, बढ़ने लगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या हो गया बच्चों, बढ़ने लगा। और एक टाइम आएगा, देखो प्रोजेस्टेरॉन कब तक रहता है, 14 डेज तक। 14 डेज क्या रहती है बच्चों, वैलिडिटी आपके प्रोजेस्टेरॉन की। समझ में आई बात? तो 14 डेज तक आपका प्रोजेस्टेरॉन रहेगा। समझ में आई? इसको, ये जो लास्ट वाला पीरियड है, इसे हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ल्यूटियल फेज, या फिर इसी को हम लोग सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है, इसको इलॉन्गेशन फेज भी कहते हैं। क्यों, इसका रीजन ही बताता हूं। इलॉन्गेशन फेज क्यों, इसका रीजन बताता हूं। देखो जो एंडोमेट्रियम है बच्चों, शेड हुई थी शुरू में, अब वो धीरे धीरे बनने लगती है। किसके वजह से, आपके ईस्ट्रोजन की वजह से। ये तो ईस्ट्रोजन है ना, ये धीरे धीरे क्या करता है, इस वॉल को डेवलप करता है। इस वॉल को धीरे धीरे क्या करता है बच्चों, डेवलप करता है। तो यहां से ईस्ट्रोजन क्या करता है, इस एंडोमेट्रियम की वॉल को धीरे धीरे बनाता है। फिर इसको सिक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं। ये देखो, ये तो वॉल तो बन गई है, पर इसके अंदर ना, इसके अंदर कुछ ग्लाइकोजन सिक्रेट करने वाले छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं जो ग्लाइकोजन सिक्रेट करते हैं। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज अ फूड मॉलिक्यूल। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन इज फूड मॉलिक्यूल। तो फूड मॉलिक्यूल सिक्रेट कर रहे हैं किसके लिए बच्चों, जो बेबी है, अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो बेबी फॉर्म हो जाएगा, एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा, उसके लिए। सही बात है। 14 डेज तक क्या चलता है, ये आपका ल्यूटियल पीरियड चलता है, जिसमें आपका क्या रिलीज होता है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इस एंडोमेट्रियम की वॉल को बचा के रखता है। इस एंडोमेट्रियम की वॉल को वो क्या करता है बच्चों, बचा के रखता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो आपका ये जो ल्यूटियल फेस है, ये आपका प्रोजेस्टेरॉन है, ये भी खत्म हो जाएगा। आपका कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाएगा, आगे चल के डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये वापस क्या हो जाएगा, आपका एंडोमेट्रियम शेड होने लगेगा। मतलब ये साइकिल शुरू से क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। समझ में आई बात? वापस आपकी एंडोमेट्रियम की साइकिल शुरू हो जाएगी। सो दिस इज जनरली अ शॉर्ट, मतलब मैंने आपको ब्रीफ में, शॉर्ट में समझाया है कि आखिरकार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। अगर आपको डिटेल में समझना है, अगर आपको पता ही नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों, तो वीडियो देख लो, एक ही वीडियो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसे देख लो। आई गेस 40 मिनट की वीडियो है, तो वहां पे मैंने डिटेल में बताया बच्चों कि आखिरकार मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, होती क्या है, वो सब कुछ मैंने डिटेल में बताया। उसे 1.5x की स्पीड पे देख लेना। बट सिर्फ ये बनाना ये नहीं है, सिर्फ ये बनाना मैंडेटरी नहीं है बच्चों, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, एक्सप्लेन। सो यू हैव टू राइट सम वर्ड्स। आपको 6 से 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, और इसमें इतनी सारी चीजें हैं ना बच्चों, इतनी सारी चीजें हो रही है कि मैं तो इसके ऊपर 20 पॉइंट लिख सकता हूं। इतनी सारी चीजें हो रही है, समझ रहे हो। शुरुआत में जो इसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की वॉल शेड हो रही है, सब कुछ आप इंग्लिश में लिख दो, 6 पॉइंट्स में बना के लिख दो, आपके मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो मेंस्ट्रुअल फेज समझ में आ गया। इसी को हम लोग बच्चों ओवेरियन साइकिल कहते हैं। कितने समय तक चलती है ये भी आप लिख सकते हो। ओवेरियन साइकिल जो नॉर्मली 28 डेज टू 28 डेज तक चलती है। ठीक है, एक साइकिल कब तक चलती है, 38 डेज तक। 3 फेज मैंने बताया। सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो 4 to 5 डेज तक होता है। इस डेज में ही सबसे ज्यादा ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है फीमेल्स के अंदर, और सबसे ज्यादा पेन भी इसी फेज में होता है। समझ में आई बात? ठीक है। बाकी मेंस्ट्रुअल फेज हर महीना रिपीट होती है। अब मैंने आपको बताया 28 डेज एक एवरेज डेट है बच्चों, ये भी आप अपने आंसर में एज अ पॉइंट ऐड कर सकते हो कि 28 डेज एक एवरेज डेट है, एवरेज। बट ऐसा नहीं है कि हर फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का ही होगा। किसी किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 24 डेज का भी होता है, विच इज नॉर्मल। किसी किसी का 30 डेज का भी हो सकता है, किसी किसी का 35 डेज का भी हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ में आई बात? तो ये चीजें नॉर्मल है, ये सिर्फ एक एवरेज निकाला गया है, एवरेज। समझ रहे हो कि 35 भी है, 24 भी है, तो एक एवरेज आ गया आपका 28। समझ रहे हो? तो एक एवरेज निकाला गया है कि एवरेज डेट होता है कितना, 28 डेज। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, समझा? ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहां है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ओके, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ये ज्यादातर मेरे हिसाब से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितना? 2 मार्क्स। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको फर्टिलाइजेशन क्या होती है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होती क्या है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। क्या होती है फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट।
फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन कह सकते हो या यूनियन, फ्यूजन कह सकते हो, और यूनियन ऑफ किसका, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, एंड फीमेल गैमेट is called as fertilization। समझ रहे हो? ऐसे छोटे छोटे ग्रामर्स एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड डाल के ना अपने आंसर को बड़ा किया करो। समझ रहे हो कि बिकॉज या ऐसे बड़े छोटे थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स लगाया करो, थोड़ा लंबा खींचा करो अपने आंसर को ताकि वो बड़ा दिखे। आप मुझे समझ में आ रहा है कि आपने लिखा वही है पर थोड़ा सा बड़ा दिखे ताकि टीचर को ऐसा लगे कि हाँ भाई इसने कुछ लिखा है, बड़ा चीज लिखा है। अब ये 2 मार्क्स का है तो कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या बता दिया बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सही है। एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। कैसे होता है फर्टिलाइजेशन ह्यूमन? देखो अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो आप डायग्राम भी बना सकते हो, अच्छी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। यहाँ पे आपका एक फीमेल पार्ट है, सही है, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे सेल्स लगे रहते हैं, सही है। ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज अभी भी मौका है, 1.5x की स्पीड या फिर 2x की स्पीड पे देख सकते हो, डिटेल में मैंने सब कुछ समझाया। ये आपका मान लो एक ओवम है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका सेल, सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मान लो यहाँ नहीं बनाता, चलो यहाँ बनाता हूँ। ये आपका फीमेल का ओवम है, दिस इज नथिंग बट योर ओवम, सही है। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? इसके ऊपर अटैक करेंगे बच्चों बहुत सारे, ये भाई साहब कलर नहीं चेंज होता है यार मेरे से। इसके ऊपर अटैक करेंगे बच्चों बहुत सारे आपके स्पर्म्स, ऐसे आप स्पर्म्स बना सकते हो, समझ रहे हो, ऐसे आप स्पर्म्स बना सकते हो। तो जो स्पर्म्स बच्चों सबसे पहले टच करता है फीमेल के इस पेरिविटेलाइन स्पेस को, ये पेरिविटेलाइन मेम्ब्रेन होती है पेरिविटेलाइन, उसको जैसे ही टच करता है बच्चों, वही उस सबसे पहला जो टच करेगा उसी को क्या होगी बच्चों, परमिशन मिलेगी यहाँ से अपना मेल गैमेट, अपना मेल न्यूक्लियस रिलीज करने की। अच्छा, जब फीमेल, देखो ये एक्चुअल में ओवम नहीं होता, इसको हम लोग सेकेंडरी oocyte बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब ये आता है ना तब इसको याद आता है कि ये मेरा सेकेंडरी मतलब डिवीजन हुआ ही नहीं है, सेकेंडरी म्यूसिस 2 कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो जैसे आपका ये आता है तब ये म्यूसिस 2 कंप्लीट करती है और यहाँ पे आपका एक दूसरा सेल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज योर सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई, समझ रहे हो? तो सेकंड पोलर न्यूक्लिया बनता है जो आगे चल के डीजनरेट हो जाएगा। फिर ये दोनों क्या आएंगे बच्चों, एक दूसरे के पास आएंगे और ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और एक ऐसा सा सेल बनता है, मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस बनता है। पहले पहले बच्चों ये भी एन होता है, ये भी एन होता है, रुको अच्छे से बनाते हैं, ये भी क्या होगा एन, ये भी क्या होगा एन, एन मतलब क्या है हैप्लॉइड, सो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। जब दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे बच्चों तो आपको 2n वाला न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है और इसे हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड। इसकी प्लॉइडी क्या होगी बच्चों, डिप्लॉइड, समझ रहे हो? एंड दिस सेल इज नोन एज जाइगोट, समझ रहे हो? इसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जाइगोट कहते हैं। एंड दिस इज नॉर्मल योर फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट बच्चों, समझ में आ गया? ओके, आ जाओ अगले क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, राइट इन डिटेल अबाउट एनी 4 टेम्पररी मेथड ऑफ गिविंग ऑफ बर्थ कंट्रोल। किसका? बर्थ कंट्रोल, मतलब वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक है। वहां से भी देखो 2 प्रकार के आपके ये हैं बर्थ कंट्रोल के तरीके, एक आपका टेम्पररी और एक आपका परमानेंट। परमानेंट में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस होते हैं ना, वो आपका वेसेक्टमी और वेसेक्टमी था ना, और एक ट्यूबेक्टमी था। वेसेक्टमी ट्यूबेक्टमी ये 2 तरीके जो ऑपरेशन से हो जाते हैं, परमानेंट मेथड है, उससे फिर आगे चल के अभी बर्थ होगा ही नहीं किसी बेबी का। बट वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्पररी मेथड। तो टेम्पररी मेथड के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, सही बात है। जैसे सबसे पहला मेथड है विथड्रॉवल मेथड, सही है, विथड्रॉवल मेथड, सही है। फिर एक होता है बच्चों लैक्टेशनल एमन्योरिया, लैक्टेशनल, मेरी स्पेलिंग गलत हो तो माफ करना, एमनोरिया, सही है, एमनोरिया मतलब लैक्टेशनल पीरियड में अगले 6 से 7 महीने के लिए जब एक मदर मिल्क प्रोड्यूस कर रही है तो उसको पीरियड्स नहीं होते उस समय, ठीक है, उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है। तो उस समय भी अगर आप रिप्रोडक्शन कर रहे हो या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो उस टाइम पे भी फीमेल के वापस रिप्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट ये सब एक फेक तरीका है, हम कह सकते हो फेक मतलब बहुत
कम प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पर आप बचोगे, मतलब फिर भी प्रेगनेंसी हो जाती है बहुत सारे केसेस में। आप लोगों ने देखा ना, ऐसे बहुत सारे भाई बहन होते हैं जिनकी एज में बहुत कम डिफरेंस होता है, सो वो इसी का शिकार होते हैं। ओके, फिर एक आपका है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड सही है। और कौन कौन से मेथड है बच्चों? याद करो याद करो याद करो, बहुत सारे मेथड्स दिए थे मैंने आपको, पढ़ाए थे। नेचुरल मेथड्स के अंदर ही आता है ये लैक्टेशनल मेथड। ओके, नेचुरल मेथड नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक फिजिकल बैरियर यूज करके, फिजिकल बैरियर्स यूज करके। फिजिकल बैरियर मेल के भी होते हैं अलग और फीमेल्स के भी होते हैं। मेल्स के कॉन्डम्स होते हैं, फीमेल्स के भी कॉन्डम्स होते हैं। फिर और सारे बहुत सारे ऐसे क्यूब शेप, टी शेप स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, सही है। फिर कुछ केमिकल्स यूज कर सकते हैं हम लोग, केमिकल भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्पर्मीसाइड। स्पर्मीसाइड एक दवा होगी, जिसे आप खाओगे तो स्पर्म्स मर जाएंगे। ऐसे सिर्फ 4 नहीं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं बच्चों, जिससे ये सारे क्या है, टेम्पररी मेथड है फॉर बर्थ कंट्रोल, ताकि आपका बर्थ कंट्रोल हो जाए, कोई एक फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, उस चीज के लिए मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है ये सारी चीजें भी, सही है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट यूजफुल रहे होंगे। और भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, रुको मैं देखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक माई टेक्स्ट बुक। अगर मेरे पास कोई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो आई विल टेल यू। देखो, हाँ, ब्लास्टुलेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, सही है। शॉर्ट नोट किसके किसके ऊपर आ सकता है बच्चों? एक आ सकता है ब्लास्टुलेशन, इसके ऊपर पूछा जा सकता है। एक है बच्चों आपका इम्प्लांटेशन, इसके ऊपर आ सकता है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। और क्लीवेज के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो भी लिखो। ओके, हाँ, ग्रेस्टुलेशन, इसके ऊपर तो काफी बार पूछा गया है। ग्रेस्टुलेशन क्या होता है? शॉर्ट नोट, यू हैव टू राइट ऑलमोस्ट 4 पॉइंट। देखो, शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट आपको 4 पॉइंट्स बताना पड़ेगा, 2 मार्क्स के लिए आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? और कोई तो नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी बच्चों, इतने क्वेश्चंस आप इस लेसन से पक्का प्रिपेयर करो, और प्रिपेयर करना ही है, जस्ट अ सेकेंड, और आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, बिकॉज बच्चों दिस लेसन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा वेट भी कैरी करता है, मास मतलब बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है बच्चों ये चैप्टर, सही है। तो सॉरी, तो इस लेसन को आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, सही है। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहेंगे। आप अपना प्यार हम तक बनाए रखिए, सही है। जितने भी वीडियोस हम आप लोग के लिए बना रहे हैं, जितने भी एफर्ट्स हम आप लोग के लिए दे रहे हैं, उसे आप पॉजिटिवली लीजिए। अपने एफर्ट्स, आप भी हमें कुछ प्यार दिखाइए बच्चों, आप भी अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, सही है, क्लियर है। तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। नाउ अगले वाले वीडियो में जब एक मैं नया वीडियो लाऊंगा, तो वहां पे हम लोग 3rd लेसन की बात करेंगे, 3rd लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही बात है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, सही है। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और वीडियो में, एक नई वीडियो में, जब हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, चलेगा। सो बच्चों अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, एंड कीप स्टडी, ठीक है।